Now, good morning, all of you. Today we will going to study about law of reflection and law of refraction on the basis of wave theory. थोड़ा फास्ट करेंगे. Law of reflection. उसके बाद क्या पढ़ेंगे? And refraction. तो ये दो आर्टिकल है आपके पास जो कि आज टारगेट देंगे हम कि इन दोनों को करें ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. सिर्फ एक डायग्राम है जिसको आपने समझना है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली समझ सकते हो. हेगन्स ने क्या बताया था वेव फ्रंट के बारे में, तो आपको वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट भी बनानी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, वो भी बन जाएगी. ठीक है, तो डायग्राम देखिए. सबसे पहले आप रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले एक प्लेन सरफेस बनाएंगे आप. रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट करेंगे. इस तरह से लाइट को इंसिडेंट किया. नॉर्मल के साथ कितना एंगल होगा इसका, एंगल आई. ठीक है, और ये रे कौन सी होगी, इंसिडेंट रे. 1 नाम दे दीजिए इसको. किस पॉइंट पर यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, पॉइंट ए पर. इसी तरह से एक और रे लीजिए आप. इस तरह से ये एक और सेकंड रे ले लिया आपने, इसको भी इंसिडेंट किया. इसने कहाँ पर स्ट्राइक करा, इस पॉइंट पर. यहाँ पर नॉर्मल क्या बना दिया आपने, N2, ये N. वेव फ्रंट कहाँ होगा इसका, जो रे आती है, रे के सामने ही वेव फ्रंट बनता है. सामने से रेज आ रही है, एक प्लेन बन जाएगा सामने, सारा इक्विडिस्टेंट होगा और सारे के सारे वेव फ्रंट की तरह काम करेंगे, वो लोकस ऑफ द पॉइंट. तो ये आपका वेव फ्रंट. थोड़ा जिगजैग बना रहा हूँ इसको ताकि आपको इसका पता लग जाए कि ये वेव फ्रंट के लिए. ठीक है, और रेड कलर भी दे दिया. और ये आपस में क्या होती है, पैरेलल लाइन, आपस में 90 डिग्री होगा. ठीक है, इसी तरह से यहाँ से जो लाइट है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी. किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी. इधर से ये वाली लाइट भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी. ये रे 1 है और ये रे 2 आफ्टर रिफ्लेक्शन. ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके, नो प्रॉब्लम. चलो, उसके बाद ये तो हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट. क्या हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट. अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग लाइट है, टकरा कर वापस इस तरह से उसी मीडियम में चली गई. तो ये देखिए रिफ्लेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक फिर परपेंडिकुलर. ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. अब आ जाती है बात एंगल्स की. तो जो ये रिफ्लेक्टिंग लाइट है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, एंगल आर. और इन लाइट को बोल देंगे आर. इसके अंदर आई, आर, N1, N2 ये सब क्या है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल. ये सब हमने लास्ट से प्रूव करना है कि ये सेम प्लेन में भी लाई करते हैं, लाई इन सेम प्लेन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये भी था ना, लाइज इन. और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो ये दोनों चीजें प्रूव करेंगे आप, दिस वन एंड दैट वन. ठीक है, इस डायग्राम पे आइए. दिस इज एंगल आई. अगर ये एंगल आई है,
ये देखिए, हाँ एक चीज और, जो ये रे होती है, रे के सामने जो वेव फ्रंट बनता है, देखिए ध्यान से, ये सामने से रेज आएंगी, वेव फ्रंट लोकस ऑफ द पॉइंट इस तरह से लेंगे, ये उस प्लेन के साथ, उस वेव फ्रंट के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगी रे? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होती है, ये दिख भी रहा है यहाँ पे, मैंने बना भी दिया। अगर ये 90 डिग्री एंगल है और ये एंगल कितना है नॉर्मल के साथ? आई, ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना था? 90, वेव फ्रंट के साथ इंसिडेंट रे, ठीक है, ये 90 पूरा एंगल रेड से यहाँ तक, और ये एंगल आई, तो ये वाला एंगल कितना होगा? कितना होगा? 90 माइनस आई, क्या होगा? 90 डिग्री माइनस आई, ठीक है। इसी तरह से अगर ये 90 माइनस आई है, अब देखिए ये नॉर्मल था, नॉर्मल N1, ये नॉर्मल N1 प्लेन सरफेस के साथ कितने डिग्री एंगल था इसका? ये देखिए पूरा एंगल, ये फिर 90, अगर ये 90 था तो ये कितना है? 90 माइनस आई, तो ये कितना बचेगा? वेव फ्रंट का प्लेन मिरर के साथ, फिर दोबारा से एंगल आई, नोट कर लीजिए इसको, दिस एंगल इज आई, वेव फ्रंट के साथ इंसिडेंट रे का 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो क्या करा? 90 माइनस आई करके ये एंगल आ गया। अब नॉर्मल का प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल है? 90 डिग्री, फिर क्या करा? 90 में से 90 माइनस आई करा, तो फिर दोबारा से एंगल आई। तो क्या देखा यहाँ पे आपने, जो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है? आई। इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है? एंगल आई, ठीक है। इसी तरह से इधर आ जाइए, इधर देखिए, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये एंगल आर, और ये वाला एंगल कितना होगा रिफ्लेक्टेड रे के साथ? फिर दोबारा से 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। फिर दोबारा से वही कहानी रिपीट करनी है, लेकिन नॉर्मल के साथ प्लेन मिरर का कितना एंगल है? नॉर्मल के साथ प्लेन मिरर, फिर दोबारा 90, लेकिन उस 90 में से 90 माइनस आर खत्म कर दीजिए, ये वाला एंगल कितना बचेगा? फिर दोबारा से एंगल आर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल है? एंगल आर। तो ये दो बातें समझ में आई आपको? इंसिडेंट वेव फ्रंट और प्लेन मिरर के बीच में एंगल आई आ गया, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और प्लेन मिरर के बीच में भी एंगल आर यहाँ पर दिखाई दे रहा बाय ज्योमेट्री। ये एक नई डेफिनेशन है हेगन प्रिंसिपल से। क्या? जो वेव फ्रंट और प्लेन मिरर में इंसिडेंट वेव फ्रंट मेकिंग एन एंगल विद प्लेन मिरर, उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट प्लेन मिरर के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। अभी तक आपने क्या पढ़ रखा था? नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन हेगन प्रिंसिपल क्या कहता है? हेगन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी? इंसिडेंट वेव फ्रंट और प्लेन मिरर में इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और प्लेन मिरर में रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ओके, चलो अब इसके अंदर दो ट्रायंगल स्टडी करनी है। आप नाम दीजिए सबसे पहले, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसको नाम दीजिए ए डैश और इसको नाम दे दीजिए बी डैश। समझना आप इस चीज। सपोज लाइट की वेलोसिटी कितनी है? v स्पीड से चल रहा है। ए और बी पॉइंट पर आ जाइए। ए से बी डैश तक जो ये लाइट डिस्टेंस कवर करेगी, उसी टाइम में बी से ए डैश तक जाएगी। यस और नो? एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट सेम डिस्टेंस पर होता है। एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट, इसके सामने वाला वेव फ्रंट ये है, इसके सामने वाला, तो सेम डिस्टेंस हो। तो ये v वेलोसिटी से जाएगा t टाइम में,
ऐसे ही ये वाली जो होगी ये भी v वेलोसिटी से जाएगी t टाइम, यानी कि a b a डैश b a डैश इज इक्वल टू होगा किसके, a b डैश। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सेम रहेगी, मीडियम सेम है, रिफ्लेक्शन से पहले भी और रिफ्लेक्शन के बाद भी, ठीक है। और टी टाइम भी दोनों के लिए सेम है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे, v इंटू टी दोनों बराबर होंगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश। ट्रायंगल देखते हैं अब, ट्रायंगल देखते हैं कौन कौन सी, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, एंड दूसरी ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश। ये दो ट्रायंगल ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, ठीक है। इसके अंदर ए डैश क्या है, दोनों में कॉमन है, ए डैश क्या है, ये कॉमन साइड, क्या है बेटा, कॉमन साइड, यहाँ पर ए डैश इज इक्वल टू ए डैश कॉमन साइड, नंबर 1। नंबर 2, इसी ट्रायंगल में ए बी डैश इज इक्वल टू क्या है, बी ए डैश फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद एंगल बी दिख रहा है आपको, अगर ये 90 है तो एंगल बी भी क्या होगा, 90। इधर ये वाला 90 है तो बी डैश एंगल इधर एंगल के अंदर भी क्या होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर पॉइंट थर्ड लिखिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये फ्रॉम फर्स्ट हो गया और ये दोनों आपने इन ट्रायंगल्स में देख लिया, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट भी कैसे, वेलोसिटी सेम थी, टाइम सेम था, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस मिलेगा, ये मिलेगा और दोनों इक्वल मिलेगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी, तीनों चीजें इसमें क्या आ गई है, इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट। इसकी है ये सारी की सारी कंडीशन कॉन्ग्रुएंट। ये साइड कॉमन आ गई, ये इक्वल कह सकते हो, ये भी इक्वल हो गई, और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, ठीक है। तो यहाँ से आप कहोगे कि जो ये ट्रायंगल है ए बी डैश एंड आर कॉन्ग्रुएंट। कैसी होंगी ये, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होंगी तो सारी साइडें इसके बराबर, सारे एंगल इसके बराबर एक दूसरे से, तो दिस एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। कर सकते हो ये तीनों चीजें बतानी है इन दो ट्रायंगल्स में, ठीक है। ए डैश कॉमन है, साफ दिख रहा है, ठीक है। एंगल बी और बी डैश 90 डिग्री है, ये भी साफ दिख रहा है। सिर्फ इसके बारे में बताना पड़ेगा, ए बी डैश इज इक्वल टू बी ई डैश, कैसे, बिकॉज वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, दोनों में सेम वेलोसिटी और सेम टाइम है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। तीनों ये प्रूव करके आप क्या कह सकते हो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये सेम प्लेन में लाई करते हैं, किसमें लाई करते हैं, सेम प्लेन में। सेम प्लेन कैसे, ये देखिए, समझिए इस चीज को, ये बोर्ड है, ये मैंने प्लेन मिरर रखा हुआ, प्लेन मिरर कैसे होगा, सामने ऐसे। इस वक्त जो ये डायग्राम है ये कैसे फॉलो कर रही है आप, प्लेन मिरर इस तरह से होगा, ठीक है। रेज कहाँ से आ रही है, इधर से। प्लेन मिरर का बोर्ड के साथ कितना एंगल है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना ये, 90 डिग्री। और जो ये रे आ रही है ये इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने से पहले क्या बनाया हुआ है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कैसे बना इसका, ये देखिए रे यहाँ से आ रही है तो वेव फ्रंट इस तरह से बना, ठीक है, ये वाला ए बी। तो ये जो वेव फ्रंट बना ये भी बोर्ड के साथ कितने डिग्री एंगल पर है, 90 डिग्री। तो यहाँ से एक चीज पता लग गई आपको, क्या वो, कि जो वेव फ्रंट है और जो ये
प्लेन सरफेस है। ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है किसके, इस बोर्ड के, या प्लेन ऑफ पेपर भी कह सकते हो आप। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद दोबारा से, ये प्लेन है, ये वेव फ्रंट, दोनों परपेंडिकुलर। अब यहां से जो ये रे आ रही है, इसके ऊपर नॉर्मल होगा। नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल को देख सकते हो, प्लेन सरफेस, ये नॉर्मल n1, प्लेन सरफेस नॉर्मल n2, दोनों के दोनों नॉर्मल कैसे दिख रहे हैं आपको, कौन से प्लेन में दिख रहे हैं ये आपको, इसमें बोर्ड वाले प्लेन, किसमें, बोर्ड वाले प्लेन। चलो, उसके बाद वेव फ्रंट था ऐसे, जो ये रे आ रही है, ये रे भी कैसे दिख रही है आपको, इस बोर्ड में ही चलती हुई दिखाई दे रही है, बोर्ड के प्लेन में। तो इंसिडेंट रे और जो ये नॉर्मल है, ये दोनों कैसे हुए, ये दोनों कैसे हुए, एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे, प्लेन ये भी परपेंडिकुलर था बोर्ड के, ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये दोनों कैसे हो गए, सेम प्लेन में। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएगी, बोर्ड के प्लेन में ही दिखेगी, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड। और जो ये रे चली है, जहां पर नॉर्मल बनाया है, वो भी बोर्ड के प्लेन में दिख रहा है, इंसिडेंट रे भी बोर्ड के प्लेन में ही दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे ये भी परपेंडिकुलर टू क्या होगी, वेव फ्रंट। नॉर्मल प्लेन सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इन रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ प्लेन। और ये दोनों किसके परपेंडिकुलर है, बोर्ड के। तो ये बोर्ड के कैसे होंगे और ये बोर्ड के कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। क्या हो जाएंगे, एक तरह से पैरेलल, उसी बोर्ड लाइन, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो एंगल आई, ओ सॉरी, इंसिडेंट रे आई आर n1 n2, आर लाइज इन सेम, ठीक है। तो इसमें दो ट्रायंगल्स की काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इन दो ट्रायंगल्स को देखना और ये एंगल लेना आपके लिए सबसे ज्यादा। चलो, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके अंदर भी सब डायग्राम का ही खेल है, डायग्राम को समझेंगे इसमें वेलोसिटी अलग हो जाएंगी। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, समझिए इसमें भी डायग्राम। क्या होता था रिफ्रैक्शन में, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते थे आप, ले लीजिए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। ये रेयर ले लिया, ये डेंसर ले लिया। क्या करते थे, लाइट को
इंसिडेंट करेंगे लाइट को, इंसिडेंट रे 1, इसी तरह से इंसिडेंट रे 2, नॉर्मल बनाइए, ये एंगल क्या होगा, एंगल आई। उसके बाद क्या होगा, ये लाइट सीधा जाने के बजाय डिफ्लेक्ट करेगी, इधर से ये लाइट भी सीधा जाने के बजाय क्या होगी, डिफ्लेक्ट करेगी। इंसिडेंट सॉरी ये रिफ्रैक्टेड रे 1, ये रिफ्रैक्टेड रे 2, इसको नाम दे दिया नॉर्मल N1 और इसको नाम दे दिया नॉर्मल N2। इसके बाद वेव फ्रंट बनाइए, वेव थ्योरी पे है ना ये भी, वेव फ्रंट बनाइए। वेव फ्रंट कैसे, ये बन जाएगा वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव। इसी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है और रिफ्रैक्ट हो गई है, रिफ्रैक्ट होके इसका भी वेव फ्रंट कहाँ बनेगा, ये बन गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके, नेमिंग करिए इनकी, नाम दे दीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, ये ए डैश और ये बी डैश। ओके, चलो अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल क्या होगा, वेव फ्रंट के साथ रे का एंगल 90 डिग्री, दोबारा से वही कहानी, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो आप नॉर्मल के साथ एंगल बनाते थे ना, इंसिडेंट एंगल जिसको आप एंगल आई बोलते थे, अब वही वेव फ्रंट के साथ सरफेस बना रहा है और उसको आप क्या बोल रहे हो, इंसिडेंट एंगल। यही है हेगन प्रिंसिपल से इसकी स्टेटमेंट। उसके बाद ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, एंगल आर, ये कितना था 90, ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, 90 माइनस आर। तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि आपको पता है ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ कितना था 90 डिग्री, तो ये क्या होगा एंगल, पता है ना ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तभी ये एंगल आई ली। वही कहानी सेम, ना समझ में आए तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो ये एंगल आई आ गया और ये एंगल आ रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं दिखाई जाएगी दो ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि ये जो मीडियम था ये रेयर मीडियम था, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और μ2 अपॉन μ1 क्या होता है म्यू, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है cos v1 इंटू टाइम t। इसी तरह से यहाँ तक जाएगा वो, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, चेंज हो जाएगी v2 इंटू टी। एंड यू नो वेरी वेल v1 इंटू टी ग्रेटर होगा किससे, v2 इंटू टी, बिकॉज डेंसर मीडियम में जाकर स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ से आप लिख भी सकते हो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू म्यू v1 अपॉन v2। ये चीज तो, ये कंडीशन तो होती है जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, और इसका भी रीजन है, रेयर मीडियम में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और क्योंकि लाइट भी एक पार्टिकल है, लाइट भी पार्टिकल नेचर रखती है। कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर, ठीक है। और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब ये लाइट रेयर मीडियम में चलेगी तो ये उसको कम अट्रैक्ट करेगा, कौन, रेयर मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। लेकिन जब वो डेंसर मीडियम में आ जाए, किसमें आ जाएगी, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स की जो अमाउंट होती है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, कंपैरेटिवली रेयर। तो इसमें फोर्स क्या हो जाएगी,
ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, ये पार्टिकल लाइट के पार्टिकल को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिससे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सब नो चलने की स्पीड, और इसमें क्या हो जाएगी स्पीड, फोर्स कम लगेगी, स्पीड ज्यादा होगी। तो v1 और v2 आप देख सकते हो, v1 कैसा होगा, ज्यादा होगा, और v2 कम होगा। अब बात आ जाती है कि इसके अंदर आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो चीज तो समझ में आ जाएगी, एंगल आई, एंगल आर, सॉरी आई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, n1 और n2, ये किसमें लाई इन सेम प्लेन, जैसे आपने रिफ्लेक्शन में बताया, इसमें भी वैसे ही बताना है। फर्स्ट पॉइंट तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे रिफ्लेक्शन में करा। अब बात आ जाती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या था, सेकंड म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ओके। तो इधर से यहां से साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल लो। साइन आई की वैल्यू क्या होगी बताइए, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर निकालिए और उनकी रेशो ले लीजिए, देखते क्या आता है। साइन आई क्या होता है, पी बी पी एच एच, साइन आई क्या होता है, पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये क्या होगा, बेस, और ये वाली साइड कौन सी बची जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बी ए डैश अपॉन ए ए डैश, बी ए डैश अपॉन ए ए डैश। इसी तरह से साइन आर लिख लवाइए, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज, ए बी डैश अपॉन ए ए डैश। साइन आई अपॉन साइन आर कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, बी ए डैश अपॉन ए ए डैश इंटू ए ए डैश अपॉन ए बी डैश। कैंसल, कैंसल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। बी ए डैश क्या है, बी ए डैश यहां से यहां तक का डिस्टेंस v1 इंटू टी, एंड ए बी डैश कितना है, v2 इंटू टी। टी से टी कैंसल, तो यहां से आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल आ गया, v1 अपॉन v2। लेकिन v1 अपॉन v2 रेशो क्या होती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की जो वेलोसिटी की रेशो है वो किसके इक्वल होती है, म्यू की। तो हेंस प्रूव साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल आ गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इसको बार बार मैं कैसे लिखता हूँ, म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये रेयर टू डेंसर के लिए, किसके लिए, रेयर टू डेंसर के लिए। ये ध्यान रखना, बार बार आ रही है ये चीज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। दोनों आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते हैं, पीछे 2-4 साल में 3 बार आ चुके हैं, पीछे 5 साल में। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। डायग्राम बनाना, वेव फ्रंट दोनों वेव फ्रंट लेने आने चाहिए, ट्रायंगल्स लेनी आनी चाहिए। एक में आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और दूसरे में साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालनी है, उनकी रेशो लेनी है। वो रेशो आपको क्या देगी, रेशो ऑफ वेलोसिटी देंगी रेयर टू डेंसर मीडियम, और उसी वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो, ठीक है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये वैक्यूम के साथ वैल्यू होती है, म्यू टू अपॉन म्यू वन। यहाँ पर म्यू वन जो है हम वैक्यूम लेकर सारे काम करते हैं तो एब्सोल्यूट ले लेते हैं। अदरवाइज अगर ये कोई और मीडियम होता, कंपैरेटिवली इसके ये रेयर होता, मतलब इसके पार्टिकल दूर दूर होते, तो हम म्यू वन की और म्यू टू की वैल्यू अलग अलग लेकर म्यू निकालते, ठीक है। अभी जो हम म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू नोट करते हैं या बताते हैं, वो सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है, यानी कि सारी की सारी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दी गई होती है, ठीक है। लेकिन जैसे म्यू वन की वैल्यू, अभी तो 1 लिखते हैं हम एब्सोल्यूट के लिए, वैक्यूम के लिए, अगर कोई और मीडियम दिया जाए तो म्यू वन की वैल्यू 1 से ग्रेटर ही होगी, लेस नहीं होगी, क्योंकि वैक्यूम से खाली जगह कोई नहीं। वैक्यूम एक ऐसा
स्पेस बोला गया है जिसमें कोई पार्टिकल नहीं होता। तो μ1 की वैल्यू को 1 कंसीडर करके 1 से प्लस ही होगी, माइनस में कभी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, वो है तो बिल्कुल सेम, मतलब इजी ही, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाकर करना। आंसर भी दे देंगे सब उसका करेक्ट, लेकिन वो आंसर कैसे सही आया वो किसी को नहीं पता होता, उसको डीपली स्टडी करते। तो थोड़ा सा समझना उस क्वेश्चन को। इसके साथ ही ये चैप्टर भी आपका खत्म होता है, हेगन प्रिंसिपल। लिखिए क्वेश्चन, अ प्लेन वेव फ्रंट is incident on a plane reflecting surface. A plane wave front is incident on a plane reflecting surface. एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। ये वेव फ्रंट ले लिया आपने, ये लो, ये वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक, क्या एंगल दे रहा है? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल, सॉरी 30 डिग्री एंगल से वो इंसिडेंट हो रहा है। What angle will the reflected ray makes with the reflecting surface? Reflected ray प्लेन सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी? क्या क्वेश्चन है कि वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल पर, तो रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसके साथ कितना एंगल बनाएगी? वो इसके साथ कितना एंगल बनाएगी? एंगल आर निकालना है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? एंगल आर के साथ। ज्योमेट्री से आता है आपको ही, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, सॉरी इंसिडेंट वेव फ्रंट 30 डिग्री एंगल, तो इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहाँ होगा? इस तरफ ही होगा ना, पता है आपको पूरा इसका एंगल का नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल के साथ ये 90, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आर, तो इधर क्या होगा इसका? वेव फ्रंट। आया कुछ ध्यान? वेव फ्रंट इस तरह से वेव फ्रंट का ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये वाला एंगल कितना होगा? सॉरी नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, ये गलत ले लिया, इसको बोलेंगे आर, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, ये निकालना। ये कितना होगा? 90 माइनस आर, ये क्या हो जाएगा? आर। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होएगा? आंसर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन होगा आपका। उसने क्या करा, आपको वेव फ्रंट देकर क्या पूछा है? जो पहले आपने रिफ्लेक्शन के लिए लॉ पढ़ा था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वहां पर लेकर गया, वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल पूछा उसने, इसका रिफ्लेक्टेड रे का मेकिंग विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, इसके साथ बताना है एंगल, रिफ्लेक्टेड रे का ये वाला एंगल निकालना। तो बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा? करने की कोशिश करिए इसको। ये वाला एंगल गिवन है आपको, जिसको आप एंगल आई भी बोलते हैं। अगर एंगल आई आपका 30 डिग्री होगा तो ठीक है,
ये वाला क्या होगा 30 डिग्री, लेकिन ये कितना होगा 60 डिग्री। तो आंसर सही क्या आएगा 60 डिग्री, क्योंकि उसने प्लेन के साथ पूछा। रिफ्लेक्टेड एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। करिए इसको, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है 30 डिग्री। ये तो प्रूव कर ही दोगे आप, 30 से 30, ये भी 30। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्लेन के साथ, प्लेन मिरर के साथ कितना बनाएगी 60। कैसे? 90 माइनस 30 कर, 90 माइनस 30। आया ये समझ में? वेव फ्रंट को देकर क्वेश्चन पूछा गया था आपको। हाँ जी सर, आकाश सर। सर बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।